कांग्रेस पिछले कई सप्ताह से पेपर लीक के मामले पे जगह-जगह प्रदर्शन कर रही है, खूब लड़ रही है लोग। इन पर हमला भी हो रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पानी से हमला हो रहा है, गिरफ्तारियाँ हो रही, तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें कॉकरोच पार्टी वालों के साथ क्यों नहीं हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी है, कुछ लोग कहते हैं आरएसएस वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी वाले हैं कि इन्हों लोगों ने खड़ा किया है। लेकिन मुझे थोड़ी सी इस बात पे धर्मेंद्र प्रधान इतने मजबूत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी उनकी बलि नहीं ले सकते। भारतीय जनता पार्टी ने हर उन लोगों को साथ लगाया जो वैचारिक रूप से उनके दुश्मन थे। आपको याद नहीं होगा, या शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ हो, जब बीजेपी ने ममता बनर्जी को साथ लिया, आज ममता बनर्जी को खा गए। बीजेपी ने जिसको साथ लिया, शिवसेना को साथ लिया, शिवसेना को खा गए। मेरा कहना है कि बीजेपी की इसी रणनीति को सीखने में कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या आ रही है, मुझे नहीं समझ में। और हम ये ना समझे कि हम लोग बहुत सुपर पावर हैं, हमारे लोग बिकने के लिए तैयार भी रखते हैं, कोई भी पार्टी हो। अच्छा, सवाल ये है कि भाजपा विपक्ष में होती है तब भी आंदोलन खड़ा कर लेती है, झूठे मुद्दों पर कर लेती है, जो जमीन पे नहीं है उसको भी हवा में उड़ा देती है, और जब भाजपा सत्ता में है तब भी वो सब कुछ कर ले रही है, अपने ही खिलाफ कथित रूप से आंदोलन कर रही है। देखिए, कांग्रेस कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले कुछ दिनों में जब से हमारे चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी अब दिल्ली की जमीन पर भी उतर गई, और जमीन पर उतरने के साथ ही ढेर सारे सवाल और संदेहों का बाजार भी गर्म हो गया है। इस बाजार पर आज कायदे से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जिनका अनुभव काफी लंबा रहा है, और राजनीतिक विश्लेषक श्री संजीव पांडे जी मौजूद हैं। आपसे हम समझेंगे कि ये कॉकरोच पार्टी का पूरा सिस्टम क्या है, डिज़ाइन क्या है, और जो संदेह किए जा रहे हैं इसको लेकर, जो सवाल पैदा हो रहे हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से कहीं न कहीं बौखलाहट निकल रही है, ये बौखलाहट क्या है, कितनी सही है, कितनी गलत है, इन सारी मुद्दों पर बात करेंगे। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लोकहित इंडिया पर। तो कॉकरोच जनता पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? इस कैंपेन को किस तरीके से देखते हैं, और इसका क्या होने वाला है आने वाले वक़्त में? देखिए, जब कॉकरोच जनता पार्टी एकाएक सोशल मीडिया पे जब सामने आया, और यूएस में रहने वाले अपने एक भारत के ही महाराष्ट्र से संबंधित व्यक्ति ने जब कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की घोषणा करी, तो एकाएक सोशल मीडिया पे इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और लाखों में लोग इनके समर्थक बन गए जी। तो उसके बाद सोशल मीडिया अलग तरह के थ्योरियों से भरा पड़ा था। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा था, कोई आंदोलन की बात कर रहा था। और मैं समझता हूं कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो होती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पावर और पॉलिटिक्स में वो आज से नहीं है। वो मतलब कि जब से स्टेट का एग्जिस्टेंस आया है और स्टेट और लोगों के बीच जब एक समझौता हुआ, तो उसमें उसी टाइम से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमेशा पावर और पॉलिटिक्स में रही है। और चाहे वो राजशाही हो, चाहे डेमोक्रेसी हो। अब राजशाही की अगर आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, रूस की हिस्ट्री पढ़ेंगे, दुनिया के तमाम देशों की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस समय भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आती रही। उसने उसको, उस शासक को उसने हत्या कर दी, उसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी थी। जब लोकतंत्र आया तो अलग तरीके के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, और इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत अन्ना आंदोलन को भी डिफाइन पिछले अभी लोगों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि लोग एक बार धोखा खा चुके हैं, तो लग रहा है कहीं ये भी तो उसी का पार्ट नहीं है। देखिए, प्रयोग में जो होता है उसमें सफलता भी मिलती है, उसमें धोखा भी मिल सकता है, लेकिन इस डर से आप प्रयोग को छोड़ नहीं सकते। और अगर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को ही ले ले, प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर लोकतांत्रिक इतिहास को देखेंगे तो भारत में लोकतांत्रिक इतिहास से पहले दो इम्पोर्टेंट दल भारत में ब्रिटिश राज में सामने नजर आए। उसमें एक कांग्रेस था, एक अकाली दल था। अकाली दल जो पंजाब में है, ये भी ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया का। और कांग्रेस पार्टी तो 19वीं सदी की पार्टी थी, बिल्कुल 20वीं सदी में ये सत्ता में आए। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई, और इतिहास के किताबों में वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज भी पढ़ाई जाती है कि क्या एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पे कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एक ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के स्थापना के पीछे थे, एओ ह्यूम साहब थे, और उस पे अलग अलग चैप्टर आज भी पढ़ाए जाते हैं। अगर आप छात्र इतिहास के रहे होंगे तो आपको पता चला होगा। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से आप इनकार कर नहीं सकते, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब चलती है तो उसको आप पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते, और पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक बीच का रास्ता करना पड़ता है। अब आप देखिए कि भारत में, आजाद भारत में
पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी के बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू किया और उसके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। तो आज 21st सेंचुरी में उस पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात हो रही है कि क्या इस मूवमेंट को फॉरेन एजेंसियों ने शुरू करवाया था, क्या इस मूवमेंट के पीछे इंदिरा जी के खिलाफ जो अमेरिकन एजेंसियां थी, बांग्लादेश की आजादी हुई थी, तो क्या जेपी और जेपी के सहयोगी मुरारजी को लेकर तो कांग्रेस लगातार कहती है कि ये सीआईए से पेमेंट भी लेते थे मुरारजी देसाई। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आती है कि जब वो उस आंदोलन में सिर्फ एक फॉरेन एजेंसियां ही नहीं थी जो इंदिरा गांधी को अपदस्थ करना चाहती थी, उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये बात भी की जाती है कि जो राजा महाराजाओं का जो इंदिरा गांधी ने प्रीवर्स खत्म किया था, फिर उसके बाद अगर आप देखिए तो उसी समय ये बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और बैंकों के नेशनलाइजेशन होने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था एक गिरोह का, जो उस समय बैंकों को अपने लोगों के डिपॉजिट होता था, जैसे आज लूट हो रही है बैंकों की, उस तरह से उस समय भी लूट होती थी। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो बैंकों को नेशनलाइजेशन के बाद बहुत सारा समाज का एक व्यापारिक तबका जो इस देश में राजा और सेठ नाराज हो गए थे जी, वो नाराज हो गए थे। तो ये कहते हैं कि सारे इकट्ठे होकर इंदिरा गांधी को हटाने में लगे। इसी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जब बात होगी तो वीपी सिंह के टाइम में भी आया, जब वीपी सिंह ने इंदिरा गांधी इनको राजीव जी को अपदस्थ किया। तो ये बातें चलती रहती है यार बाबा। मैं कहता हूँ कि जो अपने जो कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी है, कुछ लोग कहते हैं आरएसएस वाले हैं, कुछ लोग कहते हैं बीजेपी वाले हैं कि इन्हों लोगों ने खड़ा किया है। लेकिन मुझे थोड़ी सी इस बात पे, मैं देखिए ये सारी थ्योरियों से मैं इंकार नहीं करता, कांग्रेसी भी जबरदस्त हमला कर रहे हैं और आप समझ लीजिए कि कांग्रेसी तो ऐसे मानो जैसे बीजेपी टूट पड़ती है उस तरह से इस बार टूटे हैं कांग्रेस। लेकिन मुझे इस समझ में एक बात नहीं आ रही है, मुझे थोड़ा सा इस बात पे मुझे समझ में बात अभी तक नहीं आई है कि जो अन्ना मूवमेंट हुआ था उस समय गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह जी थे और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चला था और उस पूरे आंदोलन को बीजेपी ने पीछे से बैक किया था, आरएसएस ने बैक किया था और उस मूवमेंट को खड़ा करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अन्ना हजारे के साथ साथ दूसरी तरफ रामदेव भी एक मूवमेंट चला रहे थे, बाबा रामदेव, अगर आपको याद हो, उसमें राम थे, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी जाते थे, ये तमाम लोग थे। तो पैरेलल मूवमेंट मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के खिलाफ चला, मतलब कि शुरू हुआ और उसमें आरएसएस का पूरा एक सहयोग था। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अब सरकार मनमोहन सिंह की नहीं है, अब सरकार कांग्रेस की नहीं है, अब जो सरकार है वो है नरेंद्र मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि हमारे खिलाफ छात्रों का एक हुजूम आके खड़ा हो जाए? पहली बात, लोगों का तर्क ये है कि जो छात्रों का गुस्सा है उस गुस्से को डाइवर्ट करने के लिए गुस्सा कहीं ना कहीं निकलना चाहिए, तो वो गुस्सा कहीं कांग्रेस के पक्ष में न चला जाए, सरकार के खिलाफ न चला जाए, इसलिए उसको मूल ये है कि कांग्रेस के पक्ष में न जाए, इसको घुमा दो दूसरी तरफ। ये कांग्रेस का दावा है। मेरी बात सुनिए, इस गुस्से को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास 1 सेकंड है का नतीजा है। वो तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की बलि मांग रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने कितनों की बलि अपनी पार्टी में ले ली है। धर्मेंद्र प्रधान है क्या चीज पार्टी के अंदर? जो नरेंद्र मोदी का जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री जी का, या उनके जो दूसरे सहयोगी अमित शाह जी की कार्यशैली है, क्या पार्टी में किसी की कोई हैसियत है? तो नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान इतने मजबूत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी उनकी बलि नहीं ले सकते। अब इस चीज को भी मैं समझने की और डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका डिमांड क्या है। मैंने आपसे बातचीत करने का आग्रह इसीलिए किया क्योंकि आप किसी भी चीज को बहुत ब्रॉडर देखते हैं, दूर तक सोचते हैं कि इसके पीछे क्या क्या हो सकता है। तो मैं देखिए, मैं इस बात से इंकार तो अभी कर नहीं रहा कि इनके पीछे क्या बीजेपी वाले नहीं होंगे, आरएसएस वाले नहीं होंगे, मैं इस बात से इंकार नहीं कर रहा। लेकिन किसी भी चीज को आप सोचेंगे तो कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जी को छात्रों का आंदोलन डिफ्यूज ही करना है तो उसमें क्या है, 3-4 आईएएस अफसर को अरेस्ट कर लेंगे। कई आईएएस अफसर अरेस्ट भी हो रहे हैं, बिहार में अभी 2-3 आईएएस अफसरों के खिलाफ जांच चल रही है, हरियाणा में आईडीएफसी के घोटाला हुआ है, एक बैंक घोटाला हुआ है, उसमें सीबीआई ने 4 आईएएस अफसरों पे रेड पड़ी है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस चीज पे नरेंद्र मोदी को छात्रों का गुस्सा खत्म करना हो तो एनटीए के चेयरमैन को अरेस्ट करवा लेंगे, सीबीएसई के चेयरमैन को अरेस्ट करा लेंगे। जो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारियों को बलि लेने में किसी भी पॉलिटिशियंस को क्या जाता है? 4 अधिकारियों को बलि लेने से बकरा तो वही होता है। 4 अधिकारियों की बलि लेने से अगर छात्रों का आंदोलन शांत हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान तरीका को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी छात्रों के एक हुजूम को जंतर मंतर पे इकट्ठा करना देगी। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो मुझे थोड़ा सा जो एक रणनीतिक भूल नजर आ रही है कि बेशक ये भाजपा के लोग हों
बेशक ये अमेरिकी एजेंसियों के ट्रेंड लोग हों, कांग्रेस पार्टी के जो अभी प्राइमरी जो दुश्मन है वो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई भी जो करने को आ रहा है तो उसको पीछे से मदद करने के बजाय उसको आप अगर गाली दीजिएगा तो मुझे कांग्रेस की रणनीति भी अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और कांग्रेस के जो कांग्रेस के लोग ये सोचते हो कि भाई हम उनके साथ कैसे जा सकते हैं, वो उनके आदमी हैं। अभी उन्होंने ये थोड़ी घोषित किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं, हम आरएसएस के आदमी हैं। ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस को कहीं पीछे से कहीं खबर मिली हो, पता चला हो कि किसके आदमी है। देखिए, पीछे से खबर मिलने पे अगर सिर्फ इसी संभावना पे ही अगर सारा कुछ राजनीति करेंगे तो ऐसा राजनीति नहीं होती है, यही रणनीति बोल होती है। भारतीय जनता पार्टी ने हर उन लोगों को साथ लगाया जो वैचारिक रूप से उनके दुश्मन थे। आपको याद नहीं होगा या शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ हो, 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार बनी थी तो आपको पता है कि उसमें एलके आडवाणी और हरकिशन सिंह सुरजीत एक मंच पे थे। हरकिशन सिंह सुरजीत कम्युनिस्ट थे, एलके आडवाणी आरएसएस के लोग थे। बीपी सिंह सरकार को दोनों सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेसी को बाहर निकाल के, क्योंकि राजीव गांधी को उतारना उनका परम उद्देश्य था। तो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को अगर उतारना आपका परम उद्देश्य है, जब बीजेपी ने ममता बनर्जी को साथ लिया, आज ममता बनर्जी को खा गए। बीजेपी ने जिसको साथ लिया, शिवसेना को साथ लिया, शिवसेना को खा गए। मेरा कहना है कि बीजेपी की इसी रणनीति को सीखने में कांग्रेस पार्टी को क्या समस्या आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी जो पहले दिन से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता तो कुछ नहीं बोल रहे हैं जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक आईटी सेल है, बीजेपी की तरह ही एक आईटी सेल है, वो जिस ढंग से गाली गलौज कर रहे हैं। अब तो उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि सबको गाली दे रहे हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी वाले, क्या सोशलिस्ट, क्या कम्युनिस्ट, सबको गिराए जा रहे हैं। दीपंकर भट्टाचार्य गलती से वहां चले गए थे या सही होके गए थे, क्या रणनीति थी, उनको भी खूब गालियां पड़ रही है। तो मेरा मानना है कि अभी रणनीतिक वो नहीं है और ये समझदारी नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। अभी आप किसी के भी वेट एंड वॉच कीजिए कि क्या वाकई में आरएसएस का है, उनकी आगे की जो रणनीति है, क्या वो आरएसएस को मजबूत कर रही है, आरएसएस को कमजोर करेगी, वो बीजेपी को मजबूत कर रही है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। मेरे हिसाब से तो अभी ये वेट एंड वॉच करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। एक सवाल लगातार ये उठ रहा है कि कांग्रेस पिछले कई सप्ताह से पेपर लीक के मामले पे जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, खूब लड़ रहे हैं ये लोग, इन पर हमला भी हो रहा है, कहीं लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पानी से हमला हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही, तमाम चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी वालों के साथ क्यों नहीं हुआ? सवाल तो इनका ये है कि उनको इतना सेफ पासेज क्यों दिया जा रहा है उनको। देखिए, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से वाजिब है, आपकी तरफ से भी वाजिब है कि भैया इनको कवरेज कैसे दे दिया गया। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि गोदी मीडिया जिस तरीके से कवरेज दे रहा है, आप देखिए देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वहां पर कोई कवरेज नहीं है, वहां पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, वहां पे पानी से हमला हो रहा है। और पिछले दिनों हमने देखा हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जिस तरीके से उनको टारगेट करके पानी से चोट पहुंचाई गई। तो ये सारी चीजें गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है। देखिए, इसके पीछे कांग्रेस की रणनीतिक कमजोरियां भी बहुत जगह है, आप इस चीज को मान के चलिए। हम आउटराइटली ये नहीं कह सकते कि उसको इसलिए कवरेज मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी ने टीवी चैनलों को बोल दिया कि इनको आप कवरेज कांग्रेस पार्टी वाले को दे दो। पहली बात तो ये कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई वो यूएस से उसकी घोषणा हुई। यूनाइटेड स्टेट्स से अगर कोई चीज की घोषणा हो रही है तो ऐसे ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं किसके पीछे है कौन। जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप आरएसएस बीजेपी से जोड़ रहे हैं वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यूएस तक पहुंच जाता है। तो वो पहली नजर तो इनकी ये पड़ी कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पीछे कौन है। ये यूएस से एक लड़का आया, एमआईटी का पढ़ा हुआ लड़का है और इसने घोषणा करी कि कांग्रेस जनता पार्टी हम बना रहे हैं। और उसके बाद जितने भी यहाँ पे भी जो लोग उनके जो सामने लड़के आए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट ही थे जिनको उसने चीफ स्पोक्स पर्सन बनाया। तो एक तो कवरेज का कारण ये हो सकता है। दूसरी जो जहां तक बात हो रही है कि उनको इतना फैसिलिटेट क्यों किया गया, तो देखिए पहली बात तो ये कि जैसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चर्चा हो रही है कि आरएसएस बीजेपी वाले पीछे हो सकते हैं, तो सरकार में भी कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हम नहीं है तो इनके पीछे कौन है, कहीं यूनाइटेड स्टेट्स वाले तो नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो है, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स वाले जो अगर किसी के पीछे होते हैं तो उन पे हाथ डालना बहुत आसान नहीं होता है। देखिए मैं सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के ही होंगे या उनके द्वारा बैक्ड होंगे। जो चर्चाएं चल रही है साउथ एशिया में चूंकि अभी ऐसी परिस्थितियां आई कि बांग्लादेश के अंदर जो छात्र मूवमेंट हुआ उसमें खुल के बात आई कि अमेरिकन एजेंसियों की बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था। अभी जो नेपाल में जो आंदोलन हुआ और जिस ढंग से सारी पार्टियों को
पिटाई हुई बुरी तरह से, लड़कों ने पीटा, छात्रों ने पीटा, लीडरों को पीटा, और एक नई सरकार बन गई। तो उसके पीछे भी खुल के बातें सामने आई कि अमेरिकन बहुत लंबे समय से वहां एक्टिव थे। श्रीलंका में जो एक आंदोलन हुआ था और जिस ढंग से राजपक्षे फैमिली को वहां से खदेड़ा गया और वो चाइना के बहुत नजदीक जा रहे थे, तो वो भी बात आ गई थी कि वहां भी अमेरिकन सक्रिय थे। तो देखिए, ये जो साउथ एशिया के आसपास के देश, साउथ एशिया खुद अपने आप में, और उसके बाद वेस्ट एशिया, हर जगह ये टॉप लेवल के जो वेस्टर्न एजेंसियों के प्रेजेंस हैं, और हमेशा वेस्टर्न एजेंसियां और प्लस रशियन एजेंसियां और जो यूरोप के कई देशों की एजेंसियों का आपसी टकराव भी होता है और उनकी काफी सक्रियता है। और हम ये ना समझे कि हम लोग बहुत सुपर पावर हैं, हमारे लोग बिकने के लिए तैयार भी रखते हैं। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि ये बहुत ईमानदार है, इसको कुछ बाहर से कुछ संबंध नहीं, सब हम में सारे नंगे हैं। तो एक चीज वो थी। और दूसरा, जिस ढंग से पिछले दिनों दिल्ली पुलिस को लेकर एक सवाल उठ रहा था कि दिल्ली पुलिस ने इतना क्यों इसको किया, तो जरूर ऊपर से डायरेक्शन होगा। मेरा ये कहना है कि वो चूंकि यूएस से आ रहा था, एयरपोर्ट पे अगर उनकी गिरफ्तारी होती ना, ये बहुत इंटरनेशनल मीडिया में बात जाता है, इंडिया के डेमोक्रेसी को लेकर तमाम क्वेश्चन उठ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठ गया नॉर्वे के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर। तो ये जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के सवाल उठना, डेमोक्रेसी पर सवाल उठना, इन लोगों को कोई असर होता है उससे? अरे डेफिनेटली, आप कैसे कह सकते हैं कि असर नहीं होता है? मेरी बात सुनिए, आप उनका प्रेशर ना हो तो आप उनकी हर बात कैसे माने जा रहे हैं? कैसे आपने यूएस को बोल दिया कि $500 बिलियन यूएस के प्रेशर में, तो देखिए यूएस के प्रेशर में तो 100% है, प्रेशर हद से ज्यादा है। लेकिन मैं डेमोक्रेसी को लेकर बात कर रहा हूँ। अब उमर खालिद जैसे लोग 5-5 साल से जेल में बंद हैं, तमाम इस तरह के कार्यकर्ता हैं जो जेलों में बंद हैं, पत्रकार हैं। अभी सोनम वांगचुक को उठा के एनएसए लगा दिया। तो क्या इन चीजों की चर्चा नहीं होती है विदेश में? इससे इनको डर नहीं लगता? खाली ये अभिजीत दिपके के देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो, वो सरकार में लोगों के सोचने की एक क्षमता को देखना होगा। इनकी सोचने की क्षमता जो है वो ये है कि हम इनको दबा देंगे तो ये दब जाएंगे, एक कोशिश करते हैं ये। लेकिन आप इस चीज को भूल गए कि इनको इतना अगर भय नहीं होता अंबुज जी, तो आपको क्या लगता है कि फार्मर्स का जो लेकर जो लॉ बनाया था ये वापस लेते? वो तुरंत तो वापस एक साल मेहनत करनी पड़ी, 650 की। तो यही भारत में महात्मा गांधी के आंदोलन से कोई सीखता क्यों नहीं है? महात्मा गांधी ने कितने साल आंदोलन किया था? जब वो जब अफ्रीका से आए भारत के अंदर, तो दिल्ली में बैठ के धरना तो उन्होंने नहीं दिया था, जो कांग्रेस पार्टी वालों ने दिया था। चंपारण गए, खेड़ा गए, अहमदाबाद गए, उन्होंने फार्मर्स मूवमेंट को वहां पे चंपारण में फार्मर्स के साथ उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सुना। फिर उसके बाद अहमदाबाद में उन्होंने मिल मालिकों को सुना, खेड़ा में भी किसानों की समस्या को सुना। मिल मालिक के खिलाफ जो मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में हो रहा था, ये अंबालाल साराभाई, विक्रम साराभाई के पिताजी थे अंबालाल साराभाई, बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट थे उस समय के। और उनकी बहन, देखिए कितनी उस देश में डेमोक्रेसी थी, उसी गुजरात के अंदर कितनी बड़ी डेमोक्रेसी थी कि अंबालाल की बहन अनसुईया बहन जो थी इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी के साथ बैठी हुई थी धरना पे। तो देखिए, आंदोलन के लिए एक लंबा पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को आप हटा नहीं सकते। ये ऐसा। अच्छा, अभी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो कॉकरोच पार्टी ने डिमांड किया है, अब तक इनकी डिमांड बहुत सीमित है और बहुत छोटी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। सवाल है कि क्या इस्तीफा दे देने से नीट या सीबीएसई की जो समस्या या फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम की जो समस्या पिछले कुछ सालों में देश में पैदा की गई है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से वो सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। और मैं समझता हूं कि इनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनके स्ट्रेटजिस्टों को रियल इशू की समझ नहीं है, चाहे जो भी लड़के हों उनके साथ, उनको जमीनी हकीकत नहीं पता है। एक मंत्री के इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, वो मंत्री अकेला है ही नहीं इसमें इन्वॉल्व, पहली बात तो। धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई राय साहब आ जाएंगे, कोई मिश्रा जी आ जाएंगे, कोई शुक्ला जी आ जाएंगे, उनको भी वही करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, पहली बात तो। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पेपर लीक का सिस्टम ही नहीं है, मार्क्स का सिस्टम नहीं है। सिस्टम यह है कि होल एजुकेशन सिस्टम और होल जो हेल्थ सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ऑर्गेनाइज तरीके से, मेरा ये मानना है। तो ये जो स्ट्रेटजी जो बना रहे हैं जो लोग, इनको ये सोचना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो बहुत छोटी सी मांग है और ये ले लेंगे इस्तीफा। हो सकता है कि अगले 1-2 दिन हफ्ते में आपको खबर आ जाएगी कि इस्तीफा ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा? क्या पेपर लीक खत्म हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? जो बच्चों के जो मार्क्स कम आए हैं, जो एक नया सिस्टम उन्होंने मार्किंग का सीबीएसई ने शुरू किया है, उसमें कुछ सुधार आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो अच्छी चीजें चल रही है, अगर उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो उसके पीछे धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका नहीं है।
एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी इसके पीछे काम कर रही है, एक विचारधारा काम कर रही है। उस विचारधारा में ये होता है कि लोगों को सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दो, यानी लोगों को अनपढ़ गंवार रखो। ये दुनिया के हर जगह पे जो शक्तिशाली शासक होता है वो कई जगह पे फिलॉसफी, दुनिया के कई देशों में अगर आप पढ़िएगा, जो शासक वर्ग कई जगह लोगों ने राजनीति शास्त्र की पढ़ाई बंद करवाई, फिलोसफी की पढ़ाई बंद कराई, कई जगह यूनिवर्सिटियों को बंद करा दिया क्योंकि वहां पे तार्किक हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि एक सोता, आज की डेट में यूनिवर्सिटी आप बंद नहीं करा सकते, आज की डेट में आप पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई नहीं बंद करा सकते, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं। आज यूनिवर्सिटी को बंद तो नहीं कराया जा रहा है, लेकिन बर्बाद जरूर किया जा रहा है। जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैंने ये कहा कि आपने कहा कि यूनिवर्सिटी को आज बंद नहीं कर सकते, तो भारत में बंद नहीं किया जा रहा है लेकिन बर्बाद किया जा रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि नई स्ट्रेटजी है कि वहां पे इस तरह का एजुकेशन सिस्टम ले आओ, इस तरह के सिलेबस ले आओ कि लोगों की सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाए, मेरा ये मानना है। और उसका रिजल्ट ये होगा कि उसका रिजल्ट शासक वर्ग सिर्फ नहीं भुगतता, उसका रिजल्ट पूरा देश भुगतता है। अगर आपने अपने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, आपके पास रिसर्च नहीं रहेगा, आपकी इंडस्ट्री बैठ जाएगी, आपकी R&D बैठ जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैठ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह चाइना से एक रोबोट लाके अपना रोबोट बताएंगे? तो मेरा ये मानना है कि ये एक बहुत ही सिस्टमेटिक जो चीज हो रहा है, जो घटनाएं घट रही है, उसकी कुछ एक बहुत लंबी विचारधारा, सुनियोजित विचारधारा काम। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अभी कॉकरोच पार्टी जिस लेवल पर है, उनको अगर आपको सलाह देनी हो तो क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए उनको, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं तो क्या सलाह दूंगा। सवाल ये है कि किसी भी मूवमेंट को अगर इस देश में सफल बनाना है, लंबी लड़ाई लड़नी है जी, और देश के सिस्टम को बचाए रखना है, तो महात्मा गांधी के आंदोलन से को सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी के आंदोलन को हमने ही नहीं, पोलैंड में भी उस आंदोलन को बाद में फॉलो किया गया, अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने फॉलो किया, यूएस में फॉलो किया, ब्लैक्स ने फॉलो किया महात्मा गांधी के जो नॉन वायलेंट जो एक मूवमेंट था। तो मेरा ये मानना है कि महात्मा गांधी ने भारत के इतिहास में आंदोलन में कोई 1 साल 2 साल आंदोलन नहीं चलाया। उनका आंदोलन देखिए 1915, 16, 17 से जो शुरू हुआ, जाके 1947 में खत्म हुआ देश की आजादी से। कितने सालों का एक आंदोलन, एक नहीं कई आंदोलन चलाए। क्या आज की युवाओं में उतना धैर्य है, इतना पेशेंस है, या उतनी समझ भी है कि नहीं है? जमीन पे कितना उतरते हैं, जमीन पे उनकी कितनी समझ है, ये सारी चीजों को देखना होगा। हम तो अभी आपको बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी भी विदेश से आए थे और ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले भी विदेश से आए हैं। तो महात्मा गांधी जब विदेश से आए थे तो अपने राजनीतिक गुरु से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आप देश को घूमिए, देश को समझिए। उसको समझने के लिए वो कहाँ गए थे? चंपारण गए, देश भर का दौरा किया, देश को समझा। हमें लगता है कि आज की डेट में, महात्मा गांधी के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम स्लो था, कम्युनिकेशन का सिस्टम स्लो था। आज की डेट में हवाई जहाज है, आज की डेट में सारा कुछ है। काम करने में उन्हें कई दशक लगे। देश को समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है और इनको पहले सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को समझना चाहिए। अन्ना मूवमेंट भ्रष्टाचार को लेकर बना था। मनमोहन सिंह की सरकार बहुत भ्रष्ट हो गई थी, लेकिन अगर उस समय मनमोहन सिंह की सरकार अगर भ्रष्ट हो गई थी, अन्ना मूवमेंट ने मनमोहन सिंह की सरकार को कमजोर किया, तो मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह सरकार से 1 लाख गुना बड़ा भ्रष्टाचार इस समय इस देश में फैला है। लेकिन इसमें आप ये कह रहे हैं कि जितनी भ्रष्ट मनमोहन सरकार थी उससे 1 लाख गुना ज्यादा भ्रष्टाचार। मैं उसको उदाहरण बता रहा हूँ ना। 2G स्पेक्ट्रम कितने का था जो विनोद राय बता के गए थे इस देश में, जो एक बहुत ही ईमानदार कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है, पता नहीं किधर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता किधर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले थे। 2,76,000 करोड़ का था। 2,76,000 करोड़ के आसपास। हाँ, 2,76,000 करोड़ के थे। फिर एक कोल ब्लॉक घोटाला हुआ था, वो 1,00,000 1,50,000 करोड़ का होगा, 4 लाख करोड़ का होगा। अब परसों तरसों तो हम देख रहे हैं कि 15 लाख करोड़ रुपया तो एक कोई मेहता जी है, राजेश मेहता, वही कर गए सामने। तो ऐसे ऐसे एक घोटाले थोड़ी है जो आपको दिख रहे हैं 15 लाख करोड़ के। यहाँ तो हर घोटाला ही 50,000 करोड़ से ऊपर का है। डेली बैंकिंग सेक्टर से 100 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है। एक साल में 32,000 करोड़ का बैंकिंग सेक्टर का फ्रॉड जा रहा है। कैसे जा रहा है? बैंकिंग सेक्टर का फ्रॉड भी हो रहा है, अपराधी पकड़े भी नहीं जा रहे हैं, बड़ा चेन कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, छोटे मोटे जो पैडलर हैं फ्रॉड के वो पकड़े जा रहे हैं। आखिर पैसा कहाँ जा रहा है बताइए? सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार या उससे पहले की जो सरकारें थी, एक पुल गिर जाता था, हंगामा हो जाता था जी।
क्वालिटी पे क्वेश्चन उठता था, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे, चाहे हाईवे हो चाहे पुल हो। आप पिछले 1 साल का डाटा उठा के देख लीजिए, पिछले 1 साल का डाटा उठाइए, बिहार में कितने पुल गिर गए। तो अब तो ऐसा लगता है कि लोगों को आदत हो गई, अच्छा पुल गिरा चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, आदत नहीं हो गई। मैं तो कह रहा हूँ लोगों को सोचने और समझने की क्षमता ही खत्म हो गई। लोग 71 की लड़ाई का नहीं पता कि इंदिरा गांधी ने कैसे बांग्लादेश को आजाद करा दिया, एक बांग्लादेश इंडिपेंडेंट देश बन गया, पाकिस्तान को 2 दिन में, पाकिस्तान को 2 भाग में तोड़ दिया। लोग उस 71 की लड़ाई से ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, जिसमें ट्रंप साहब लगातार बोलते हैं कि हमने दोनों को धमका दिया, दोनों पे टैरिफ लगाऊंगा, समझौता करो, दोनों भागे भागे आए मेरे पास। रिपोर्ट्स तो ऐसे भी आए कि उसमें भारत का नुकसान हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ। देखिए मैं कहता हूं कि जब लड़ाई होती है तो पाकिस्तान का भी बहुत भारी नुकसान हुआ और भारत का भी नुकसान हुआ। लड़ाई में दोनों पक्ष का नुकसान होगा, दोनों साइड में। नुकसान के बाद जब आप पीछे हो जाते हैं तो सवाल उठता है। पाकिस्तान को ऐसा है कि पाकिस्तान को एज ए आर्मी हम भी नहीं ले सकते, एज ए इकोनॉमी उसका वीक है, लंबे समय तक लड़ने की क्षमता नहीं है पाकिस्तान के पास। हमसे ज्यादा हम इकोनॉमिकली उनसे ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकते हैं वार के अंदर, वो सस्टेन नहीं कर सकते, उनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्ट्रेटेजिक रूप से और वेपन्स के एंगल से वो आपसे थोड़ा ही पीछे है। न्यूक्लियर बम उसके पास भी है, न्यूक्लियर बम आपके पास भी है, जो उसका जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वेपन्स को लेकर वो आपसे कमजोर नहीं है। और आप इसीलिए बहुत बार भारत को भी सोचना पड़ता है फुल टाइम वार के लिए। आज की डेट में 71 के बाद फुल टाइम वार हम लोगों ने उनके साथ इसीलिए नहीं किया क्योंकि 80-82 में जनरल जिया ने न्यूक्लियर बम उनका हासिल कर लिया था। तो मेरा ये कहना है कि देखिए जो आज की डेट में भ्रष्टाचार इतना बड़ा होता है, हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर। देखिए कांग्रेस पार्टी उस पर कोई एक मूवमेंट नहीं खड़ा कर पाई है, 10 साल हो गए, अब इसको हम कांग्रेस पार्टी कांग्रेस। अच्छा सवाल यह है कि भाजपा विपक्ष में होती है तब भी आंदोलन खड़ा कर लेती है, झूठे मुद्दों पर कर लेती है, जो जमीन पे नहीं है उसको भी हवा में उड़ा देती है, और जब भाजपा सत्ता में है तब भी वो सब कुछ कर ले रही है, अपने ही खिलाफ कथित रूप से आंदोलन कर रही है। देखिए कांग्रेसी या तो बहुत ही शरीफ है या बहुत ही आराम पसंद है। इनको लगता है कि खुद ब खुद अपने बाहर से सरकार गिर जाएगी, हम सत्ता में आ जाएंगे। अब 3 दिन से कितना एक्टिव है ये काकरोच पार्टी वाले, जब आ गए तो हर जगह दौड़े दौड़े फिर रहे हैं इनके, उससे पहले नजर ही नहीं आ रहा। यानी काकरोच पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक काम अच्छा कर दिया कि इनको जमीन पे ला दिया, इनको जिंदा कर दिया। दूसरी बात, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस में वैसे लीडर नहीं है जिनकी अब सोच बहुत स्ट्रांग है। कांग्रेसियों को अपना हिस्ट्री नहीं पता। किसी कांग्रेसी से जाके पूछिए, आज जो गाली दे रहे हैं काकरोच जनता पार्टी को, उससे पूछिए कि पंडित नेहरू की उपलब्धि पता है, पंडित नेहरू ने कितने साल जेल में काटा और पंडित नेहरू ने इस देश में कितने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर दिए, पंडित नेहरू ने कितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना दी, पंडित नेहरू ने कितने IIT की स्थापना कर दी, और पंडित नेहरू ने PGI और एम्स को पंडित नेहरू ने खड़ा किया। इसरो जैसे संस्थान भी उनके दिमाग में था, बना थोड़े दिन बाद। पंडित नेहरू ने कितने युद्ध रुकवाए था। तो पंडित नेहरू के साइंटिफिक सोच पे अगर एक सवाल उठा दीजिए, पंडित नेहरू के साइंटिफिक सोच को लेकर एक सवाल अगर आप कांग्रेस पार्टी किसी नेता से कर दीजिए, तो पंडित नेहरू के सोशलिज्म और पंडित नेहरू के साइंटिफिक सोच को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। वो इंदिरा गांधी को भी नहीं पढ़ते। यूथ कांग्रेस के जितने लीडर हैं ना इंदिरा गांधी को पढ़ते हैं ना पंडित नेहरू को पढ़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी इन पे भारी पड़ी जाएंगे, जो उनको व्हाट्सएप पे जो ज्ञान मिल रहा है वो पढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को पता है ये भी पढ़ने लिखने में ज्यादा विश्वास नहीं करते जो कांग्रेस के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी के लोग या तो बहुत आराम पसंद है, या इनको क्या लगता है कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, इसलिए ये आंदोलन खड़ा करने में विफल रहे हैं, जबकि मौका आंदोलन खड़ा करने का रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अभी वर्तमान सत्ता के खिलाफ जितने मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, विदेशी मामले हो, सीमा की सुरक्षा हो, इन सारे मामलों में क्या आपने कभी देखा कि इतने सारे मुद्दे इकट्ठा किसी सरकार के खिलाफ आ जाएं और विपक्ष कुछ न कर पाए? हाँ, मैं आपको तो बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी की एक भी उपलब्धि नहीं थी, एक ही उपलब्धि नहीं थी बांग्लादेश को तोड़ना। इंदिरा गांधी ने 74 या 75 मुझे एग्जैक्ट नहीं है, चाइना को नाथुला बॉर्डर पे पटक पटक के मारा था। उस पर कुछ फिल्में भी बनी हैं। हाँ जी। सिक्किम का राजा भारत में विलय किया, किसके कहने पे किया था? कौन थे उस समय देश के प्रधानमंत्री? भारतीय जनता पार्टी वाले तो इसका नाम लेंगे नहीं, जान के भी नहीं लेंगे, क्योंकि फिर पता चलता है कि वो उनका जो झूठ का जो प्रचार है उसके सामने इतना बड़ा सच आ जाए तो बहुत घबरा से जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा वाले तो नहीं लेंगे, कांग्रेस वालों को तो लेना चाहिए। इनको पता ही नहीं है, हिस्ट्री नहीं पढ़ते।
मुझे कई कांग्रेसी नेता बोलते हैं कि यार बिपिन चंद्रा की 1-2 किताबें हैं, उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा है, और भी बहुत सारी किताबें, आप लोग अपनी उपलब्धि पढ़ लो, उसी को बताओ कि इंदिरा जी ने क्या किया था। इंदिरा जी के सामने निक्सन, इंदिरा जी जब बांग्लादेश को लेकर जब हुआ, अमेरिका का कितना प्रेशर था। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि हम 3 दिन में वार रुकवा दिए धमका के, जबकि बांग्लादेश को लेकर जब इंदिरा गांधी जब अमेरिका में थी तो अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार यही उगलवाने की कोशिश कर रहा था कि इसका नेक्स्ट प्लान क्या है मैडम का। गाली तक दी उसने इंदिरा गांधी को, अमेरिकी राष्ट्रपति ने। और यहाँ आई और उसके बाद बांग्लादेश की आजादी की जंग हो गई और इंदिरा गांधी ने सक्सेसफुली एक अलग नेशन, जिसको आज भी पाकिस्तानी नहीं बोलते, उनको कचोटता है। कितने बड़ा मतलब कि ब्लंडर हमारे शासकों ने किया और इंदिरा गांधी ने कैसे तोड़ दिया। लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है हमें ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने इस्लामाबाद कब्जा कर लिया था, प्रधानमंत्री टीवी चैनल बता रहा था कराची हमने जीत लिया, हमने लाहौर भी जीत लिया, सब कुछ जीत लिया था, असीम मुनीर गिरफ्तार हो गए। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, जो सच में बात किया था, अब उसका सपना देखा जाता है गोदी मीडिया की जगह। नहीं, एक वहां पे आया हुआ था कोई आर्मी का अफसर, कह रहा था कि भैया आप कराची पे भी अपना थोड़ा ताकत दिखा दो, लाहौर में तो हम घुस ही गए। अरे भैया किस तरह की बातें कर रहे हो, बकवास कर रहे हो। और अमेरिकी राष्ट्रपति 10 दिन बाद बोल रहा है कि हमने दोनों को धमकाया, तो दोनों आ गए, साइन करने के लिए आ गए। क्या इंदिरा गांधी के सामने ये अमेरिकी राष्ट्रपति की हिम्मत थी बोलने की? जब 1971 का वार हुआ तो आपके सामने की बात है, इतिहास में दर्ज है ये सारी चीजें। तो फिर ये जो सारी चीजें हैं, सवाल मेरा ये था कि इंदिरा गांधी जी के नाम पर बहुत सारी उपलब्धियां हैं, ऐसी चीजें उन्होंने किया जो आज के लोग सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। उनके नाम पर इतनी सारी उपलब्धियां थी, फिर भी उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो गया। आज जो सत्ता में है उनकी उपलब्धि के नाम पर उनकी तुलना में तो नील बटे सन्नाटा नजर आता है। फिर भी इनके खिलाफ इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद देश का विपक्ष, देश की जनता इनके खिलाफ खड़ा क्यों नहीं हो पाती, कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पाती? देखिए, देश के विपक्ष में, देश का विपक्ष सत्ता लोलुप है। मैं कह रहा हूं कि ये यही सोचते हैं कि अपने भार से गिरेंगे और सत्ता हमें मिल जाएगी, जमीन को उतरने के लिए तैयार नहीं है। यानी लड़ना नहीं चाहते, बस सत्ता किसी तरह से बाद में धीरे धीरे मिल ही जाएगी, एक दिन जनता उब जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पूरा विपक्ष आपको दिख रहा है कहीं सड़क पे? बिल्कुल नहीं। कहीं ब्लॉक लेवल पे दिख रहा है? बिहार में चुनाव था, विपक्ष कितने दिन पहले नजर आया वहां? आप बताइए। तो मेरा ये मानना है कि जनता से इनका संपर्क कट चुका है, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया सेवी हो चुके हैं। सोशल मीडिया पे सोचते हैं कि जनता से हमारा संपर्क है, उससे कुछ होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का जो एक मेजर मिस्टेक हुआ है, वो कांग्रेस जनता पार्टी भी उसमें आएगी अगर फ्यूचर में कोई पार्टी ये बनाएंगे तो। कि पॉलिटिकल पार्टियां नहीं रह गई है, वो एक कंपनी बन गई है जिसको एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चला रहा है। उस कंपनी के अंदर स्ट्रेटजिस्ट को भर्ती किया जा रहा है, स्ट्रेटजिस्ट सर्वे करता है, जस्टिस जो रणनीतिकार होता है वो डाटा लाता है और डाटा के बेस पे इलेक्शन लड़ते हैं। यानी अब कंपनी बन चुकी है। तो जी, पॉलिटिकल पार्टी कोई है ही नहीं, कांग्रेस भी एक कंपनी है जहां पे प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटजिस्ट आते हैं, कहते हैं हमें पार्टी दे दो। लेकिन कांग्रेस ने पीके को जगह नहीं दिया। समझदार थे कुछ कांग्रेसी, कुछ लोग देना भी चाहते थे। लेकिन आप एक चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी की समझदारी इस मामले में, प्रशांत किशोर को सबसे पहले इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। लेकिन प्रशांत किशोर को मौके पे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि वहां पे बैक पे आरएसएस जैसा संगठन था जिसका कहना था कि हम वर्कर्स पे चलते हैं, हम स्ट्रेटजी पे, स्टैंड से और कंप्यूटर पे नहीं चलते। हमारा जो मेन काम है वर्करों से संवाद। आरएसएस के 200, 250, 300 जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आरएसएस के बैनर तले काम करती हैं, ये पूरे देश भर में पर डे कम से कम 2-2.5 हजार मीटिंग करते ही करते हैं, अपने वर्करों से संवाद फेस टू फेस करते हैं, चाहे 8 बंदे कर रहे हो चाहे 10 बंदे कर रहे हो। तो प्रशांत किशोर जैसे स्ट्रेटजिस्ट वहां लंबा नहीं चल पाया, उनको एक जगह इस्तेमाल किया, जितना इस्तेमाल करना था, जिनकी उपयोगिता थी उसका किया, उसके बाद कहा ठीक है आप जाइए। लेकिन कांग्रेस पार्टी है, जो टीएमसी वाले भी अभी वो आईपैक को लिए बैठे थे, साउथ में डीएमके है, सारों में एक ऐसा लग गया था कि तो ये डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं है। कांग्रेस तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, पुरानी पार्टी है, लेकिन ये जितने छोटी छोटी पार्टियां आपको दिख रही है ये डेमोक्रेटिक नहीं, ये सारे जो है फैमिली पार्टियां हैं, बाप, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, और पोता जाते जाते पार्टी की समाप्ति, पोता जाता है तो पार्टी की समाप्ति भी होनी है। ये चीजें बीजेपी में भी तो है, ये चीजें कांग्रेस में भी ये बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी इस चीज को रोकने में इसलिए सफल है कि बीजेपी के पीछे बहुत सारे फैसले संघ परिवार लेता है।
उसका एक संगठन मंत्री निगरानी कर रहा होता है प्रदेश के अंदर। आप लखनऊ कार्यालय में जब जाइएगा तो प्रदेश अध्यक्ष के अंदर आपको कमरे में उतनी भीड़ नहीं मिलेगी जहां पे डेपुटेशन पे आरएसएस से आए हुए एक संगठन मंत्री के कमरे में मिलेगी, जहां पे मुख्यमंत्री को भी हाजिरी देनी पड़ती है संगठन मंत्री के पास। अच्छा। दिल्ली में भी एक राष्ट्रीय संगठन मंत्री होता है, बीएल संतोष जी है। आप जाके उनके बीएल संतोष जी के कमरे में देखिए कि आरएसएस के जो बैठाए हुए जो एक संगठन मंत्री है उनके पास कितनी भीड़ है, कितने कार्यकर्ता उनसे आके मिल रहे हैं। वहां पे सत्ता के कई केंद्र बने हुए हैं। वहां पे ये भी चर्चा की जाती है कि टिकट लेने के लिए सत्ता के कई केंद्रों को खुश करना पड़ता है। मीन्स की टिकट तो हर जगह थोड़ा सा पैसे पूसे का लेन देन चलने लगा है, तो एक जगह नहीं कई जगह देना पड़ता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण का नुकसान भी हो जाता है। कांग्रेस में एक जगह दे दीजिए तो काम चल जाएगा, मुलायम सिंह जी की पार्टी में एक जगह दे दीजिए तो काम चल जाएगा, टीएमसी में अभिषेक बनर्जी से मिल लीजिए काम चल जाएगा। सत्ता के जब कई केंद्र बन जाते हैं तो कई फ्रंट को खुश करना पड़ता है। तो ये इसके विसंगतियां भी हैं जो आप देख रहे हैं, लेकिन पार्टी को कंपनी में तब्दील करना ये राजनीतिक दलों को बहुत महंगा पड़ेगा। अब आप देखिए, कोई भी राजनीतिक दल बूथ पे मैनेजमेंट नहीं रखता। पहले होता था कि ये इनके ही बंदे जाते हैं, एक कोई कंपनी हायर कर लेते हैं, उनके बंदे जाके चिट बढ़ते हैं। पहले होता था जब हम लोग ये सारे सवाल उठा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज पर कि वो परिवार वाली हैं और तमाम चीजें हैं, कंपनी बन चुकी हैं, तो क्या हम चुनाव आयोग की हरकतों को, ज्ञानेश कुमार जैसे लोगों को बचाव नहीं दे रहे हैं उनको? नहीं, ज्ञानेश कुमार की हरकत को हम क्यों बचाव करेंगे? ज्ञानेश कुमार ने तो वो काम किया जो भारत के इतिहास में किसी भी चुनाव आयुक्त ने नहीं किया। इस चुनाव आयुक्त को चुनाव आयोग के बेजा इस्तेमाल करने का आरोप कांग्रेस पे बहुत लंबे समय तक लगा था, क्योंकि आजादी के बाद कांग्रेस ही इस देश में सत्ता में थी। लेकिन इतना नंगा चुनाव आयोग उस समय भी नहीं था। उस समय के अधिकारियों में एक अपना एक सेवा भावना होती थी, एक उनकी एक लोक लाज होती थी और अपनी जिम्मेवारी भारत के संविधान के प्रति वो महसूस करते थे। चाहे वो जिला अधिकारी होता था, चाहे वो राज्य का चुनाव अधिकारी होता था, या भारत में टॉप पर बैठा हुआ चुनाव आयुक्त होता था जी। और थोड़ा बहुत जो उसकी खामियां थी चुनाव आयोग की, 20% 30% जो खामियां रही होंगी, उसको टीएन सेशन ने आके खत्म कर दिया था और चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र हो गया था टीएन सेशन के टाइम। लोग कहते थे बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकता, बिहार में चुनाव टीएन सेशन के बनाए हुए सिस्टम से ऐसा बाद में हुआ। केजे राव साहब आए और कई ऐसे अधिकारी आए चुनाव आयोग में, उन्होंने हंगामा कर दिया। निष्पक्ष चुनाव जो है लोग याद करने लगे इन अधिकारियों के जबान पे होता था। जैसे आज ज्ञानेश कुमार का नाम है, जबान पे क्यों है? नकारात्मकता की, लेकिन उनकी ईमानदारियों के कारण उनका नाम आज मुझे याद है, केजे राव साहब का। टीएन सेशन का नाम मुझे आज याद है। कई ऐसे चुनाव आए जिन्होंने बेड़ा गर्क किया इस देश का। उसके बाद भी ईवीएम का लाने का फैसला मनोहर सिंह गिल जैसे लोग थे। तो चलिए चुनावी मामलों पर कभी और चर्चा कर लेंगे। फिलहाल कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या लगता है आपको? कि अभी तो फिलहाल उन्होंने किसी चुनाव वगैरह का ऐसा कुछ नहीं कहा है कि चुनाव लड़ेंगे और चुनावी पार्टी बनाएंगे। फिलहाल उनका मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो इस्तीफे से सारी चीजें सुधरने वाली नहीं, ये तो बात सही है। और इस्तीफा ऐसा आपने कहा, बाकी इस्तीफा लेना बहुत बड़ी बात भी नहीं है। वर्तमान सत्ता के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां उन्होंने बलियां ली है और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्टैंड किया, एल.के. आडवाणी, उनको भी किनारे लगा दिया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो यहीं से सवाल पैदा होता है कि जब ये लोग इतनी छोटी सी डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड अगर पूरी हो जाए, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें 2-4 दिन में, और फिर ये कॉकरोच पार्टी वाले उसका पूरा श्रेय लेंगे कि हमने इस्तीफा दिलवा दिया। लेकिन आगे क्या इसके आगे क्या ये लोग करेंगे? कुछ ऐसी जानकारी है क्या आपके पास? नहीं, देखिए मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो एक मेरा अनुमान है कि अभी इनके पास एक इशू धर्मेंद्र प्रधान का है। वो इस इशू को उठाकर ये मापने की कोशिश कर रहे होंगे कि इसके बेस पे हमें समर्थन कितना मिलता है। जैसे अभी उन्होंने, जो इनके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हम देश भर में जाएंगे लोगों के बीच। मुझे नहीं लगता कि लोगों के बीच जाने का एकमात्र उद्देश्य धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। ये बहुत छोटी चीज है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कोई ना कोई लार्जर इशू पीछे से है, और उस लार्जर इशू में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जैसे ओवरऑल करप्शन का भी मसला हो सकता है, भ्रष्टाचार का भी मसला हो सकता है, ये एजुकेशन सिस्टम का भी मसला होता है। हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने करी है, मैंने उनके भाषण को सुना उस दिन। तो उन्होंने कहा कि पिछले सालों में, 10 सालों में, 12 सालों में हिंदू बांटने की राजनीति करी है। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि वो, जहां तक मुझे जानकारी है, पक्का नहीं है,
महाराष्ट्र के दलित समाज से वो आते हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा दलित जो है वो जो MIT से पढ़ के अपना काम करके आया है, तो वो इतना नासमझ होगा कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही आंदोलन शुरू किया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मतलब ये पहला कदम माना जाए कि ये पहली डिमांड है, आप इसको मानिए। दूसरा, वो मापने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, दो तीन चीजें हैं। एक तो पहली बात है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अगर अलग आप हट के बात कीजिए, इसके बाद मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे भी बात कर दूंगा कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भी नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अलग हट के बात की तो ये तो मान के चलिए कि परंपरागत राजनीतिक दलों से युवाओं के एक बहुत बड़े वर्ग में फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी शासक में है, उनसे फ्रस्ट्रेशन है, पेपर लीक हो रहे हैं, पढ़ाई का माड़ा हाल हो गया है, स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और प्रिविलेज क्लास ही अब अच्छा एजुकेशन ले सकता है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है, मिडिल क्लास CBSE के स्कूलों में पढ़ा सकता है, स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। फिर नौकरियां नहीं है, रोजगार की सरकार बात करती है, रोजगार जमीन पे नहीं है, आपको फैक्ट है। आप कहते हैं इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी जो है 7% से ग्रो कर रही है, लेकिन पता चला कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके फेवर में नहीं है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका प्रोडक्शन घट रहा है, आपका एक्सपोर्ट घट रहा है, बहुत कम है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही नीचे, और हर चीज पे जब भी कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम आती है, किसी तरह के देश में समस्या आती है, तो आप कारपोरेट को नहीं छेड़ते, आप आम जनता पे टैक्स तुरंत बढ़ाते हैं। चाहे पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दीजिए, आप चाहे गैस की कीमत बढ़ा दीजिए, देश के अमीर लोगों पे आप कुछ भी डालने को तैयार नहीं है, चाहे अडानी साहब हो, चाहे अंबानी साहब हो, उन पे कोई डालने को तैयार नहीं, उनको सब कुछ फ्री में कर रहा है। तो आते ही उनका टैक्स कम कर दिया। यही चीजें ऐसा है कि जो 2005-7 के बाद जो जनरेशन इस देश के अंदर जिसका जन्म हुआ है, जिन लोगों का, वो हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। जिस ढंग से वो लड़के ने CBSE को लेकर, एक सार्थक नाम था, क्या था नाम मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरह की बातें लेकर आए हैं। हाँ, ये थोड़ा सा स्टाइल में आंदोलन करने वाला है, भी देखिए, जैसे धूप था तो छाता था, चश्मा भी था कि आंख पे रोशनी ना पड़े, अगर गर्मी थी तो बॉटल था। तो हम इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ये सुविधा भोगी लड़के हैं, इनकी समझ हमसे बेहतर है। कुछ लोग बोल रहे हैं अब सुविधा है तो सुविधा भोग रहे हैं, बैठे थे, ये तो चश्मा लगाए हुए थे। ये जो आंदोलनकारियों का एक नया डिजाइन है, ये इनका अपना आंदोलन करने का एक तरीका है कि हम आंदोलन करेंगे। विदेशों में देखें तो अलग अलग तरह के कटआउट बना के, अलग अलग ड्रेस में नया नया फैशन लेके लोग नहीं, ये एक परंपरा आप सुनिए। जब किसान मूवमेंट शुरू हुआ था, जब ये बात आगे देखना पड़ता हो, तो आपने उस मूवमेंट में आपने देखा था, वहां पे काजू की बर्फियां बन रही थी, बादाम की बर्फियां बन रही थी, वहां इतने डिशेस थे कि आसपास के मजदूर भी खुश थे। उनका आंदोलन करने का एक तरीका ही अलग था, नॉन वायलेंट तरीका था। सिख समाज, सिखों का फ्रीजन मूवमेंट जो था, इतना नॉन वायलेंट और इतना लैविश मूवमेंट आप सोच सकते हैं, लोगों के पैसा से, कोई फंडिंग नहीं थी उनको, विदेशों से कोई फंडिंग नहीं थी। लोग अगर बकवास मारते हैं तो मारते रहे। मैं कई बार गया था वहां पे, मैं देखता था गाँव से, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मुझे पता है। हमारा जो दूध देने वाला था, कहता है जी आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मैं कहा किस लिए भाई? कहता है पूरा ट्रैक्टर लेके जाना है, गाँव से इकट्ठा हुआ है, पूरा गेहूं दाल सब इकट्ठा हुआ है। कहता है 7 दिन बाद आज मेरी बारी है, नेक्स्ट 7 डे। गाँव से इतना सपोर्ट मिला था। तो ऐसा होता है कि हर आंदोलन करने का अलग अलग तरीका होता है। ये जो नए लड़के हैं, इनका आंदोलन करने का एक तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि इनके इस आंदोलन करने के तरीके से भी इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इनकी समझ अच्छी है, और ये जो इनको जो लीड कर रहे हैं, उनकी भी समझ में कमजोर करता ही नहीं मानता हूँ। चाहे कांग्रेसी गाली दे, चाहे भाजपाई उनको गाली दे, चाहे वो इनको सारे दूसरे जो है पूरी एक टीम गाली दे, भाजपा का IT सेल गाली दे, चाहे कांग्रेस का IT सेल गाली दे, मैं इसको नहीं मानता कि इनकी समझ कमजोर है या ये मतलब कि है। ये अभी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि इस मुद्दे पे लोगों में क्या जी, और उस रिएक्शन के बाद ये आगे की रणनीति तय करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे, तो मान के चलिए भाई एक बात बताइए, 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे है, शिक्षा आपने बर्बाद कर दिया, स्वास्थ्य पे बुरा हाल हुआ पड़ा इस देश के अंदर। आपको पता है, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपके इंश्योरेंस है तो आपको काट पीट देंगे, इंश्योरेंस नहीं है तो आप मर के आ जाइएगा, और इंश्योरेंस है तो बिना बीमारी के भी काट पीट देंगे। जो हमारा स्वास्थ्य सिस्टम हो गया है, 10-10 कमरे का हॉस्पिटल खुला हुआ है, हॉस्पिटल में आग भी लग रही है। तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य से जो ग्रामीण लोग और छोटे छोटे लोग, गरीब लोग जिस ढंग से परेशान है, तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है।
कांग्रेसी इसको पकड़ नहीं पाए हैं, क्यों नहीं पकड़ पाए, कहाँ प्रॉब्लम्स इनकी आ रही है, या तमाम और विपक्षी दल नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मुझे नहीं है। और उस चीज को ये देखना चाहते हैं कि क्या उस गैप को हम भर सकते हैं, क्या उनके समर्थक आ सकते हैं, या ये जो लड़के हैं जो 18 साल से 30 साल के बीच हैं वो देखना चाहते होंगे कांग्रेस के प्रति इनकी सोच क्या है, इनकी कुछ सोच भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्या है। देखिए कांग्रेस का जो एक जो संगठन है यूथ कांग्रेस और NH2, मैं उनके कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूं कि ये तमाम यूनिवर्सिटियों में आंदोलन करते हैं और तमाम यूनिवर्सिटियों में ये चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन इनके बच्चे, अगर आप कह रहे हैं कि इनके लीडर आम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए। ये सब बड़े बड़े फॉर्चूनर्स पे लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हुए 10-10 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटियों के इलेक्शन में खर्च कर रहा है। DU में 10-10 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। अच्छा जी, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आप दोषी थोड़ी मानेंगे, तो आप सिर्फ इस परंपरा से थोड़े से मुक्त लेफ्ट वाले हैं कि वो पैसा वैसा इतना नहीं खर्च करते, या उनके जो स्टूडेंट लीडर है फॉर्चूनर उनके पास नहीं है। लेकिन बीजेपी के लीडर और कांग्रेस के लीडर फॉर्चूनर में कहीं थोड़े बहुत भी कम नहीं है, सब बराबर है। अगर 100 गाड़ियां यूनिवर्सिटी में ABVP के स्टूडेंट विंग के साथ मैंने DU में देखा, तो NH2 के स्टूडेंट विंग में 150 गाड़ियां थी। अच्छा। तो हाँ, तो ये जो छात्र आंदोलन और ये जो एक जो जनरेशन है जो 18 साल से 30 साल का जो जनरेशन है जो यूनिवर्सिटियों में आ चुका है, उसको ये मापने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें ज्यादातर उन लड़कों को मापेंगे जो फाइनेंशियली जो है कमजोर हैं, या लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के हैं, जो फॉर्चूनर अवेल नहीं कर सकते, जो बिजनेस नहीं कर सकते, जिनके लिए नीट एक अहम पड़ाव है, डॉक्टरी एक अहम पड़ाव है, जिनके लिए इंजीनियर बनना एक अहम पड़ाव है, या जिनके लिए SSC में क्वालिफाई करना एक अहम पड़ाव है जो पेपर लीक हो जा रहा है। तो चाहे जिनके लिए कांस्टेबल बनना भी अहम पड़ाव है, 18 साल से 25 साल की उम्र तक कांस्टेबल लड़के बनते हैं, 25 साल के बाद तो कांस्टेबल की भर्ती हो नहीं सकती, 29 साल होगा। अग्निवीर जो हमारे लड़के हैं जो सब ठेके पे आ गए। तो ये सारे जो एक यूथ को चूंकि ये भाप रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है कि पड़ोस के देशों में भी यूथ जो है अनरेस्ट आ गया, तो सारी पार्टियों के खिलाफ उनका अनरेस्ट आया। नेपाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे श्रीलंका में हो। श्रीलंका में एकदम नई पार्टी पावर में आ गई थी। श्रीलंका के अंदर जनता विमुक्ति पेरमुना पार्टी पावर में आई, जो लंबे समय तक बहुत ही तीसरे या चौथे दर्जे की पार्टी थी। इसका एक उदाहरण तो हमने अपने देश में तमिलनाडु में भी देख लिया। जी हाँ, तमिलनाडु का एक लेटेस्ट उदाहरण है कि दोनों परंपरागत पार्टियों से लोगों ने नाराज किया और मैक्सिमम यूथ इनके साथ थे, मैक्सिमम जो यूथ थे इनके साथ थे। चलिए, तो उम्मीद है कि आम जनता को, जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये बात समझ में आई होगी कि देखिए अभी आम जनता को समझाने के लिए भी बहुत लोग हैं, और बहुत लोग अभी जो है नई पार्टी जब बनेगी तो RSS के भी एजेंट्स होंगे, वो कम्युनिस्टों के एजेंट कहीं बन जाएंगे, कहीं कहीं CIA के भी एजेंट बनेंगे। ये जो लोग हैं, ये अभी थ्योरियां आती रहेगी, इसलिए हम लोगों को भी वेट करना चाहिए। देखिए हम इस बात से इंकार नहीं करते कि साउथ एशिया हम लोग कॉलोनी रहे, हम लोग शुरू से कोई इंडिपेंडेंट देश तो है नहीं, हम लोग कॉलोनी रहे। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान और नेपाल कभी ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा, लेकिन ये अलग अलग तरीके से उनको कंट्रोल करते रहे। लेकिन वहां पे भी आपको जो दक्षिण अफ्रीका के जो अफ्रीका के बहुत सारे कॉलोनी थे, वहाँ फ्रांस भी था, तो उन सारे देशों में जो आजादी, जिनको आजादी मिली 20वीं सदी में, वहां पे वो शासक वर्ग तो निकल गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रेंड इंटेलिजेंस विंग वहां पे खड़ा किया, जो वहां के स्थानीय लोग भी थे और उनके वहां के जो इंडिपेंडेंट के बाद बने हुए नेता और अधिकारी, और उनके जो क्या कहा जाता है, जो उनके खुद कुछ लोग भी रह गए, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, हर जगह इनके बंदे बैठे हुए हैं। और आप भूल जाइए कि हम लोग उससे इम्यून है, हमारे लोग उनके पेरोल पे नहीं है। क्या कोई भी राजनीतिक दल, मैं किसी राजनीतिक दल को क्लीन चिट नहीं देता, सबके लीडर पेरोल्स पे हैं, सबके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं इनके बच्चे? इन्हीं के बच्चे क्यों विदेशों में चले जाते हैं? इन्हीं के बच्चों को क्यों स्कॉलरशिप मिल जाता है? इन्हीं के बच्चों को क्यों वहाँ पे बड़े बड़े सिलिकॉन वैली में बिजनेस खड़ा हो जाता है? चाहे अधिकारी हो, आप सर्वे कर लीजिए, भारत के अंदर कितने अधिकारियों के बच्चे सिलिकॉन वैली में अपनी अपनी कंपनी लेके बैठे हैं। अच्छा, कोई आम आदमी का बच्चा नहीं बैठा है, तो आप सर्वे कर लीजिए, पता है वो कैसे है। कहीं ना कहीं उनका रोल होता है। 19 वर्ल्ड वार के बाद जब अमेरिका का वर्चस्व बढ़ा, तो अमेरिका ने दुनिया भर में अपना जाल फैलाया, हर जगह उनके बंदे बैठे हैं, भूल जाइए। यानी कुछ भी संभव है, अभी वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। जब बात मुद्दों की आती है तो मुद्दों पर हमें लगता है कि सबको एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि जो मुद्दे की बात हो रही है, ये इतने नासमझ नहीं है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान या छात्रों के बात आएंगे। कहीं ना कहीं ये अगले 1 महीने में ही हम लोगों को आइडिया लग जाएगा। मुझे लगता है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
देखिए जब ये बेरोजगारी की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात तो उन्होंने कर दी है, पहले दिन ही करी है वहाँ जंतर मंतर पे। अब बात आती है भ्रष्टाचार का मुद्दा, बात आती है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, तो मैं समझता हूँ कि इसको भी ये नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर आने वाले टाइम में आएंगे। अब बात होता है कि कुछ डीप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स होता है इकोनॉमी को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो आइडिया अभी भी इनका भी नहीं क्लियर है, ना होगा आने वाले टाइम में भी, इतना आसान नहीं होता। डीप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट जैसे होता है कि कॉर्पोरेट रूट को कैसे ठीक किया जाए, तो उसका ठीक करने का तरीका एक होता है नेशनलाइजेशन। तो नेशनलाइजेशन पे तो कांग्रेस भी आज भी स्टैंड नहीं ले रही है कि जो इतना बड़ा कॉर्पोरेट रूट पिछले 20 सालों में हुआ है, उसमें कांग्रेस के टाइम में हुआ है, उसका नरेंद्र मोदी जी के टाइम में तो एकदम फास्ट स्पीड पे हुआ है। तो कांग्रेस कभी भी इस पर स्टैंड लेते हुए आपको नहीं दिखेगी। जब इनसे आप कोई क्वेश्चन कर दीजिए कि जो कॉर्पोरेट घरानों ने संपत्तियां औने पौने दामों में लूटी है, अगर आप पावर में आएंगे तो क्या इनका नेशनलाइजेशन करेंगे, तो मुंह मोड़ के धीरे से निकल जाएंगे, कभी इधर हो जाएंगे कभी उधर हो जाएंगे। राहुल गांधी भी शायद इस पे जवाब नहीं देंगे, धीरे से निकल जाएंगे। अडानी अंबानी को गाली तो ठोक देते हैं, लेकिन कभी कोई इनसे क्वेश्चन नहीं हुआ कि विकल्प क्या है। अगर आप तो सत्ता में आ जाएंगे तो अडानी अंबानी क्यों का नेशनलाइज कर देंगे सारी संपत्तियों को इंदिरा गांधी की तरह, जैसे इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज कर दिया था बैंकों को? तो नहीं, इस पे कोई जवाब शायद ना मिले। कई मसलों पे चुप रहते हैं। अब जब तक ये सवाल राहुल गांधी के सामने जाता नहीं, तब तक हम ये नहीं कर सकते कि जवाब क्या होगा। हाँ, निश्चित रूप से कभी आपको मौका मिले तो आप पूछिएगा, अगर कभी चांस मिले तो आप जरूर पूछिएगा कि आपका इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, कहाँ पे जाकर रुकेगा, किस लेवल पे जाएंगे, और नहीं तो किसी दिन आप वीडियो बना के पूछिए कि आपका आर्थिक एजेंडा में ये चीजें हैं कि नहीं है। चलिए, बिल्कुल ये सवाल पूछे जाएंगे। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत सारे इतिहास से लेकर वर्तमान और भविष्य की बातें आपने बताया। तो उम्मीद है दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।